जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माय इंग्लिश क्लासेस के अंदर। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमारे यहाँ पे अब मैथ स्पेशल बैच और रीजनिंग स्पेशल बैच भी स्टार्ट हो चुका है। आप सभी को पता होगा, और इसी कड़ी में हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और आपके लिए नया बैच लेकर आए हैं, हिस्ट्री स्पेशल बैच। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज अपन पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। या भारतीय इतिहास के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता है, हमारे इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। और रूलिंग पीरियड के हिसाब से बात की जाए या शासनकाल के हिसाब से बात की जाए तो भारतीय इतिहास को इतिहासकारों ने, अगर शासनकाल के हिसाब से बात करें तो प्राचीन समय में या प्राचीन काल में प्राचीन भारत में हिंदू शासकों का क्या चल रहा था, शासन चल रहा था। और धीरे धीरे एक ट्रांजिशन हुआ, उसके तहत क्या हुआ कि जो भारत में मुस्लिम शासक आए और धीरे धीरे जो सत्ता थी हिंदू शासकों के पास, वो किसके पास ट्रांसफ़र हुई, मुस्लिम शासकों के पास ट्रांसफ़र हुई। और उसके बाद में पूरे मध्यकालीन भारत के अंदर हम पढ़ेंगे, मुस्लिम शासकों ने अपने शासन में मुस्लिम साम्राज्य में प्रचार किया और मुस्लिम धर्म का प्रचार किया। इसके बाद में एक और ट्रांजिशन हुआ, आप सभी को पता है, यूरोपियंस कंपनी भारत में आई और धीरे धीरे इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन ही कहाँ स्थापित कर दिया, भारत में कर दिया। और जो सत्ता मुस्लिम शासकों के पास थी वो किसके पास चली गई, अब यूरोपियंस के पास चली गई। और यूरोपियंस में भी किसके पास गई, मेनली ब्रिटिशर्स के पास गई। तो हमारे पास में 3 मेजर सेक्शंस है पढ़ने के लिए: हिंदू रूलर, मुस्लिम रूलर्स और यूरोपियंस। तो आज अपन, और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, क्योंकि हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने वाले हैं सब कुछ, तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बनता है, आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया। तो आज अपन शुरुआत करेंगे किससे, आधुनिक भारत से या मॉडर्न इंडिया से। मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत। दोस्तों इतिहासकारों ने आधुनिक भारत की शुरुआत कहाँ से की है, औरंगजेब की मृत्यु से। पूरे मेडिवल टाइम में हम पढ़ेंगे मुस्लिम शासकों के बारे में, और हम सभी को पता है मोहम्मद बिन कासिम वो सबसे पहला सफल या सक्सेसफुल इन्वेंटर रहा जिसने भारत पर आक्रमण किया और सफल रहा। उसके बाद में महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, 2 टर्किश रूलर्स यहाँ पे आए और जो सत्ता हिंदू शासकों के पास थी उनसे छीनकर अपने हाथों में ली और यहाँ पर मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत चली जिसके अंदर 5 राजवंशों ने यहाँ पे क्या किया, शासन किया। उसके बाद 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने लोदी वंश के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी की ही हत्या करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी या मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद में हम पढ़ेंगे 1526 से लेकर 1707 तक भारत में 6 मुगल बादशाहों ने क्या किया, यहाँ पे शासन किया, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। और शासनकाल के हिसाब से बात की जाए तो इन सब में सबसे लंबा रूलिंग पीरियड किसका रहा, औरंगजेब का रहा। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो बस इतिहासकार कहते हैं वहीं से शुरुआत होती है आधुनिक भारत की, यानी 1707 से लेकर 1947 तक, हमारी आज़ादी तक भारत के अंदर जितनी भी घटनाएं घटित हुई वह सब पार्ट किसका रहेगी, आधुनिक भारत का रहेगी। और आधुनिक भारत की ही शुरुआत अपन कहाँ से करेंगे, एक टॉपिक से करेंगे जिसका नाम है डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, या मुगलों का पतन, या डिक्लाइन ऑफ मुगल एरा। वो मुगल साम्राज्य जिसने भारत के लगभग पूरे के पूरे राज्यों पर अधिकार करके रखा था, जो विश्व में अपने वैभव और अपनी वर्चस्वता के लिए प्रसिद्ध था, वही मुगल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरा कब, जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई।
तो आज अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत के अंदर ही पहला टॉपिक, डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। या मुगलों का पतन। जो कहानी रहेगी आपके 1760 से लेकर 1857 आखिरी मुगल बादशाह तक। दोस्तों आप सभी को पता है 1760 में डेथ हुई किसकी? औरंगजेब की। डेथ ऑफ औरंगजेब या औरंगजेब की मृत्यु। और ये कहाँ पे मरा था? तो इन अहमदनगर, महाराष्ट्र के अहमदनगर में इसकी मृत्यु हुई थी। लेकिन जब औरंगजेब मरा तो उसके 3 पुत्र जीवित थे। इसमें सबसे बड़े बेटे का नाम था मुअज्जम, दूसरे बेटे का नाम था आजम और तीसरे बेटे का नाम था काम बख्श। तो जब औरंगजेब मरा, हम सभी जानते हैं 3 मार्च 1760 में, 89 साल की उम्र में इसकी मृत्यु 89 साल की उम्र में हुई थी। लेकिन जब ये मरा तो उसके 3 बेटे जीवित थे। कहने का मतलब है इसके 2 बेटे इसकी मृत्यु से पहले ही मर चुके थे। जो कौन कौन से थे? एक था मोहम्मद अकबर, और एक था मोहम्मद सुल्तान। मोहम्मद अकबर और मोहम्मद सुल्तान, इसके दोनों ही बेटे औरंगजेब की नीतियों के क्या थे? खिलाफ हुआ करते थे। यही कारण रहा जब औरंगजेब अपने शासनकाल में क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। तब औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ क्या किया? एक विद्रोह किया। 1681 में एक विद्रोह किया और विद्रोह करके यह शहजादा कहाँ चला गया? दक्षिण भारत चला गया। और दक्षिण भारत में जाकर किसकी शरण ली इसने? शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के शरण में चला गया। और संभाजी महाराज ने इसको क्या दिया? संरक्षण दिया। कहने का मतलब है औरंगजेब की मृत्यु होने तक इसके ये दोनों के दोनों बेटे मर चुके थे। और जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो इसके अंडर में या इसके अधीन भारत में उस समय 21 सूबे आया करते थे। वो 21 सूबे कौन कौन से थे? तो ध्यान रखेंगे 21 सूबे हुआ करते थे। और उस समय मुगल साम्राज्य में सूबा किसको कहा जाता था? तो ध्यान रखेंगे प्रांतों को ही उस समय क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। ठीक है, ये 21 सूबे कौन कौन से थे? तो ध्यान रखेंगे पहला सूबा या एक नंबर सूबा कौन सा था इसमें? अफगानिस्तान। चौदह सूबे नॉर्थ इंडिया में थे, उत्तरी भारत में थे। और 6 सूबे कहाँ थे? दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया के अंदर। और जो ये 6 सूबे हैं उनका नाम ध्यान रखेंगे आप। औरंगाबाद, बरार, तेलंगाना, खानदेश, हैदराबाद और बीजापुर। ध्यान रखेंगे हैदराबाद का ही पुराना नाम क्या था? गोलकुंडा। तो जब औरंगजेब मरा तो उसके अधीन 21 सूबे आया करते थे। और जो मुअज्जम था वो कहाँ का सूबेदार था? एक प्रांत था अफगानिस्तान, उसी का सूबेदार था। ये काबुल का सूबेदार था।
काबुल जो अफगानिस्तान के ही अंडर में आया करता था। आजम जो था वो गुजरात का सूबेदार था, और जो ये काम बख्श था वो बीजापुर का सुल्तान था या सूबेदार था। ये बीजापुर का सूबेदार हुआ करता था। औरंगजेब का खास या सबसे वफादार वजीर उस समय कौन हुआ करता था? तो ध्यान रखेंगे, औरंगजेब का वजीर था असद खान। ये मुगल साम्राज्य में सबसे ज़्यादा समय तक वजीर रहने वाला व्यक्ति कौन था? असद खान। इसने औरंगजेब के समय में 31 साल तक ये वजीर के पद पर नियुक्त रहा। और ध्यान रखेंगे, मुगल साम्राज्य में वजीर को ही क्या कहा, प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री को ही क्या कहा जाता था? वजीर कहा जाता था। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में अहमदनगर के अंदर, तो औरंगजेब के तीनों बेटों के बीच में क्या हुआ? उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई, जो कि होनी स्वाभाविक सी बात थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अकबर के समय से ही ये प्रथा चली आ रही थी। अकबर के ही बेटे ने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था, और जब शाहजहां अपने शासनकाल में शासन कर रहा था तो उस समय उसी के चारों बेटे, उसके जीवित रहते ही इसके चारों बेटे क्या रहे थे? आपस में उत्तराधिकार के लिए लड़ पड़े थे, और औरंगजेब ने ही तो अपने तीनों भाइयों की हत्या करके भारत का अगला मुगल बादशाह बना और शाहजहां को कैद कर लिया। 8 साल तक शाहजहां कैद रहा औरंगजेब के आगरा के किले के अंदर, और 1666 में उसकी मृत्यु हुई। तो ये प्रथा तो यहाँ इनके पूरा पहले से ही चलती आ रही थी, और ये आगे भी कंटिन्यू हुई, और इन तीनों भाइयों के बीच में क्या हुआ? उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई। तो दोस्तों, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो इन तीनों भाइयों के बीच में क्या हुआ? गृह युद्ध स्टार्ट हुआ, या फिर उत्तराधिकार की लड़ाई हुई। जब आजम को खबर मिली कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई है, तो आजम कहाँ बढ़ा? महाराष्ट्र की तरफ गया, और यहाँ पे अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। और उधर जब काबुल में मुअज्जम को पता चला कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई है, तो काबुल से आगरा आया कौन? मुअज्जम। और आगरा आकर इसने अपने आप को क्या किया? अगला मुगल बादशाह घोषित कर दिया, और उपाधि धारण कर ली बहादुर शाह प्रथम की। लेकिन 1707 में ही आजम और मुअज्जम के बीच में आगरा के ही निकट सामूगढ़ नामक स्थान पर एक जजाओ नामक युद्ध हुआ, जो कब हुआ? 1707 में जजाओं का युद्ध हुआ, या बैटल ऑफ जजाओ, या फिर जजाओं का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ? तो मुअज्जम और आजम के बीच में। आजम का साथ दे रहा था कौन? असद खान। लेकिन इस युद्ध में मुअज्जम जीता, और मुअज्जम ने आजम को परास्त किया और इसकी हत्या कर दी। इसके 2 साल बाद में 1709 में आजम ने हैदराबाद के निकट ही मुअज्जम ने हैदराबाद के निकट अपने तीसरे भाई काम बख्श की हत्या कर दी। काम बख्श की हत्या की और अपने दोनों भाइयों को रास्ते से हटाकर भारत का अगला मुगल बादशाह बना मुअज्जम, लेकिन मुअज्जम के नाम से नहीं, बाय द नेम ऑफ बहादुर शाह प्रथम। चलिए, तो अब अपन पढ़ेंगे बहादुर शाह प्रथम के बारे में। पहला मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम, या इसी को क्या कहा जाता है? शाह आलम प्रथम। जिसका शासनकाल रहा 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक।
बहादुर शाह प्रथम। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे इसके बारे में कि ये 65 वर्ष की आयु में भारत का मुगल बादशाह बना। इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सा मुगल बादशाह है जो सबसे ज़्यादा उम्र में मुगल बादशाह बना, तो ध्यान रखेंगे बहादुर शाह प्रथम। और अगर सबसे कम उम्र में पूछा जाए तो आप सभी को पता है अकबर, जिसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गुरदासपुर पंजाब के ही कालानौर नामक स्थान पर बैरम खान के द्वारा राज्याभिषेक कराया गया। किसका? अकबर का। और सबसे कम उम्र में पूछे तो अकबर, और सबसे ज़्यादा उम्र में पूछे तो बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की आयु में क्या बना था? मुगल बादशाह बना था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बूढ़ा बादशाह। और इतिहासकार हुए एक जिन्होंने इसको क्या कहा? शाह ए बेखबर। ध्यान रखेंगे एक हिस्टोरियन हुए, इतिहासकार हुए खफी खान। जिन्होंने ही इसको क्या कहा? शाह ए बेखबर और बूढ़ा बादशाह। औरंगजेब ने रजौरी के राजा राजू की पुत्री से विवाह किया था, जिसका नाम क्या था? नवाब बाई। और नवाब बाई का ही पुत्र कौन था? बहादुर शाह। तो अगर इसकी माता श्री का नाम पूछ लिया जाए आपसे तो ध्यान रखेंगे ये नवाब बाई का पुत्र था। नवाब बाई कौन थी? रजौरी के राजा या रजौरी के शासक राजू की पुत्री थी। इसने अन्य राजाओं के साथ क्या किया? मेल मिलाप की नीति अपनाई। मेल मिलाप की नीति क्यों अपनाई? क्यों? हम सभी जानते हैं कि जब औरंगजेब मरा तो ये आधे से ज़्यादा, भारत के आधे से ज़्यादा राजाओं और जनता को क्या किया था? आक्रोशित करके मरा था। इसीलिए उसके दिए हुए जख्मों पर कहीं ना कहीं मलहम लगाने की कोशिश कर रहा था। कौन? बहादुर शाह प्रथम। इसीलिए इसने सबसे पहले वो घृणित कर जजिया पर क्या किया? प्रतिबंध लगाया। इसने जजिया पर प्रतिबंध लगाया। और जजिया क्या है? तो ध्यान रखेंगे जजिया वाज अ टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम्स इन इंडिया। भारत में गैर मुसलमानों द्वारा दिए जाने वाला ही कर क्या कहलाता था? जजिया कहलाता था। और इसको साथ मिला किसका? भरतपुर के जाट शासक चूड़ामन जाट और बुंदेल सरदार छत्रसाल का भी इसको क्या मिला? सहयोग मिला। और अगर बात की जाए राजपूत राज्य की या राजपूताना की, जो इस समय क्या कहलाता है? राजस्थान कहलाता है। तो उस समय राजपूताना में क्या हुआ? तो ध्यान रखेंगे राजपूताना उस समय मुख्यतः दो भागों में विभक्त था। जो उस समय क्या कहलाता था? राजपूत राज्य कहलाता था, जो कि मेन दो भागों में डिवाइड था। एक था मारवाड़ और एक था आमेर। मारवाड़ जो आज प्रेजेंट में क्या कहलाता है? जोधपुर। और आमेर आज प्रेजेंट में क्या कहलाता है? जयपुर। मारवाड़ में शासन किया करता था कौन? महाराजा अजीत सिंह। और आमेर में शासन किया करता था कौन? सवाई जय सिंह। तो जब राजपूत राज्य में शासन, मारवाड़ में शासन कर रहा था अजीत सिंह,
तो अजीत सिंह ने ही, ये दोनों के दोनों क्या थे, मुगलों के अधीन ही शासन किया करते थे, अपना शासन चलाते थे किसके अंडर में, मुगलों के अधीन। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, तो अजीत सिंह ने क्या किया कि मुगलों से खुद को क्या किया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। अजीत सिंह ने मुगलों से खुद को स्वतंत्र घोषित किया। इसीलिए, और ये मुगलों से खुद को स्वतंत्र घोषित करना ही क्या कहलाया, एक प्रकार से मुगलों के खिलाफ विद्रोह कहलाया। इसीलिए इस विद्रोह को दबाने के लिए बहादुर शाह प्रथम कहाँ आया, राजपूत राज्य की तरफ आया। और जब ये राजपूत राज्य की तरफ आया तो उस समय आमेर में उत्तराधिकार का प्रश्न उठा हुआ था। इसीलिए इसने विजय सिंह को क्या किया, आमेर का उत्तराधिकारी बना दिया। विजय सिंह को आमेर का उत्तराधिकारी बनाया। उत्तराधिकारी बनाया और मारवाड़ आकर अजीत सिंह पर आक्रमण करके अजीत सिंह को परास्त किया। अजीत सिंह ने अपने किए पर माफी मांगी और आत्मसमर्पण कर दिया। ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1689 ईस्वी में 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने ही शिवाजी के पोते या शिवाजी के बेटे संभाजी के बेटे शाहू को क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया था या कैद कर लिया था। शाहू को कैद किया था किसने, औरंगजेब ने। उसी औरंगजेब, उसी शाहू महाराज को, और 18 साल से यह किसके कैद में था, मुगलों की कैद में था। उसी शाहू महाराज को 1707 में आज़ाद किया या मुक्त किया किसने, बहादुर शाह प्रथम ने। शाहू को मुक्त किया और यही शाहू महाराज दक्षिण भारत जाकर, इधर तो बहादुर शाह प्रथम बना था मुगल बादशाह, और दक्षिण भारत जाकर शाहू महाराज क्या बना, छत्रपति शाहू महाराज, अगला मराठा शासक। यही शाहू दक्षिण भारत जाकर क्या बना, छत्रपति शाहू महाराज, अगला मराठा शासक बना। और अगर बात की जाए दोस्तों कि सिखों के साथ बहादुर शाह प्रथम के कैसे संबंध रहे या उनके साथ बहादुर शाह प्रथम ने कैसी नीति अपनाई, तो ध्यान रखेंगे 1707 में इसने सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के साथ भी क्या हुआ, संधि करने में कहीं ना कहीं सफल रहा। संधि कर ली इसने गुरु गोविंद सिंह के साथ। लेकिन 1708 में गुरु गोविंद सिंह की डेथ हो गई। गुरु गोविंद सिंह डाइड। गुरु गोविंद सिंह की क्या हुई, 1708 में मृत्यु हो गई। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने 1699 के अंदर एक खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे, इन्होंने ही कहा कि मेरे बाद में अब कोई भी गुरु नहीं होगा सिखों के अंदर, और हम अपना गुरु किसको मानेंगे, अपने आदि ग्रंथ जो क्या था, गुरु ग्रंथ साहिब, और जिसकी रचना कभी सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने की थी, उसी को क्या माना जाएगा, अब अपना गुरु माना जाएगा। और लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि अपना मुगलों के खिलाफ क्या रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। इसीलिए अब खालसा पंथ का नेतृत्व कौन करेगा, मेरा ही एक सेवक करेगा। और वो कौन था, बंदा सिंह बहादुर।
बंदा सिंह बहादुर को खालसा पंथ का अगला सेनापति नियुक्त कर दिया गया और इसी को सौंप दी गई क्या, खालसा पंथ की जिम्मेदारी, कि भाई अपना जो संघर्ष रहेगा मुगलों के खिलाफ वो आप जारी रखेंगे। इसी के तहत 1710 में बंदा बहादुर ने सरहिंद पर अधिकार कर लिया। मुगलों के ही अधीन आया करता था एक प्रांत सरहिंद, जो लुधियाना के पास पड़ता है, पंजाब लुधियाना के ही पास पड़ता है। सरहिंद पर अधिकार कर लिया। ये वही सरहिंद है जिस पर सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था, जो किस किस के बीच लड़ा गया था, सिकंदर सूरी और मुगल बादशाह हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। और हुमायूं ने तो सिकंदर सूरी को परास्त करके भारत में दूसरी बार मुगल साम्राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। इसके बाद 1712 ईस्वी में पंजाब के लोहगढ़ नामक स्थान पर बंदा बहादुर को बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया था, परास्त कर दिया था। बंदा बहादुर तो पराजित हुआ, लेकिन इसी मिशन के दौरान 1712 में ड्यूरिंग दिस मिशन बहादुर शाह प्रथम डाइड। ड्यूरिंग दिस मिशन बहादुर शाह प्रथम डाइड। इसी मिशन के दौरान बहादुर शाह प्रथम की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और एक इतिहासकार हुए सिडनी ओवन, जिन्होंने इसके बारे में कहा कि ये अंतिम मुगल बादशाह है जिसके बारे में या जिसके विषय में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। और कहने का मतलब ये है कि इसके बाद में जितने भी मुगल बादशाह आएंगे सारे के सारे क्या होंगे, अयोग्य होंगे। तो चलिए अब पढ़ते अपन इसके मृत्यु के बाद में, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद में क्या हुआ। होना वही था जो होता आया था। इसके चारों के चारों बेटों के बीच में क्या हुआ, आपस में उत्तराधिकार की लड़ाई स्टार्ट हो गई। तो ध्यान रखेंगे, इसका सबसे बड़ा बेटा था जहांदर शाह, दूसरा बेटा था रफ़ी उस खान, तीसरा बेटा था अजीम उस खान, और एक बेटा था जहान शाह। इसके चारों के चारों बेटों के बीच में क्या हुआ, उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई और जहांदर शाह को साथ मिला किसका, जुल्फिकार खान का। जुल्फिकार खान की ही मदद से जहांदर शाह ने अपने तीनों के तीनों भाइयों की क्या की, हत्या की और भारत का अगला मुगल बादशाह बना कौन, जहांदर शाह। ध्यान रखेंगे जुल्फिकार खान कौन था, तो ही इज सन ऑफ असद खान, ये असद खान का बेटा था। जुल्फिकार खान की ही मदद से क्या हुआ, भारत का अगला मुगल बादशाह बना कौन, जहांदर शाह। तो चलिए अब अपन पढ़ेंगे जहांदर शाह के बारे में। जिसका शासनकाल रहेगा 1712 से लेकर 1713 तक। इसने 1 साल भारत का मुगल बादशाह बनकर शासन किया। दोस्तों, जुल्फिकार खान की ही मदद से यह क्या बना था, भारत का मुगल बादशाह बना था। इसीलिए इसने खुश होकर जुल्फिकार खान को क्या बना दिया, अपना
वजीर नियुक्त कर दिया। और अपने वकील के पद पर किसको नियुक्त कर दिया? इसी के पिता असद खान को। कहने का मतलब है अब सारी की सारी पावर किसको दे दी गई? इन दोनों को ही दे दी गई। ईरानी गुट के नेता हुआ करते थे कौन? जुल्फिकार खान और असद खान। इसने भी अपने पिता की तरह, बहादुर शाह प्रथम की तरह राजाओं के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई। और इसके तहत इसने ही गेव द टाइटल महाराजा टू अजीत सिंह। इसने ही महाराजा अजीत सिंह का उपाधि दी किसको? अजीत सिंह को। और अजीत सिंह को प्रदान कर दी गई किसकी? गुजरात की सूबेदारी। गुजरात का सूबेदार बना दिया अजीत सिंह को। और मेल मिलाप की नीति के तहत ही गेव द टाइटल सवाई एंड मिर्जा। सवाई और मिर्जा की उपाधि दी किसको? टू जय सिंह को। और जय सिंह को सूबेदारी सौंप दी कहाँ की? मालवा की। इसको मालवा का सूबेदार बना दिया गया। इसके बाद दोस्तों इसको भी अपने पिता की तरह, या इसने भी जजिया पर प्रतिबंध लगाया। इसने भी अपने शासनकाल में किस पर प्रतिबंध लगाया? जजिया पर प्रतिबंध लगाया। इसको भी बुंदेल सरदार छत्रसाल और जाट शासक चूड़ामन जाट का क्या मिला? सहयोग मिला। लेकिन हालात तब बिगड़े जब इसका दिल दिल्ली की ही एक तवायफ पर आ गया था। और उस तवायफ पर दिल आया और उससे क्या किया? इसने शादी की। इसकी प्रेमिका हुई कौन? लाल कुंवर। इसने लाल कुंवर से प्रेम किया और इससे विवाह किया या उससे शादी की और इसको ले आया कहाँ? लाल किले में। और जब ऐसा इसने किया तो लोग इसे क्या कहने लगे? लंपट मूर्ख। इसीलिए ये जाना जाने लगा किस नाम से? लंपट मूर्ख के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। इसने अपनी प्रेमिका लाल कुंवर से शादी की और इसको लाल किले में ले आया। लेकिन जितने भी लाल कुंवर के जितने भी रिलेटिव्स थे या रिश्तेदार थे उनको क्या किया? लाल किले में ही दरबार के अंदर क्या किया? मंत्री के पद पर क्या नियुक्त कर दिया? मंत्री पद पर क्या किया? नियुक्त किया। जितने भी रिलेटिव्स थे लाल कुंवर के उनको दरबार के अंदर, मुगल दरबार में मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। और जब ऐसा इसने किया तो इसी बात की चिंता होने लगी किसको? इसी के भतीजे को इस बात की चिंता होने लगी, जो कौन था? फर्रुख शेर। और वो किसका बेटा था? मैंने बताया था जहांगीर शाह के 3 भाई और थे, रफ़ी उस खान, अजीम उस खान और जहां शाह। अजीम उस खान का बेटा था कौन? फर्रुख शेर। उसको इस बात की चिंता होने लगी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये निश्चित है कि समय से पहले ही मुगल साम्राज्य का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। लेकिन जहांगीर शाह क्या था? मुगल बादशाह था। लेकिन उसको हटाया कैसे जाए? तो फर्रुख शेर को ये कौन था? ये सन ऑफ अजीम उस खान। तो फर्रुख शेर को साथ मिला किसका? इलाहाबाद के सूबेदार अब्दुल्ला खान का।
और इसी के छोटे भाई जो कहाँ का सूबेदार था, पटना का सूबेदार था, सैयद अली खान, हुसैन अली खान। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इन्हीं दोनों भाइयों को क्या कहा जाता है इतिहास में, यही दोनों फेमस है सैयद ब्रदर्स के नाम से, सैयद बंधु के नाम से ये दोनों विश्व में या इतिहास में प्रसिद्ध हैं। तो इन दोनों को साथ मिला किसका, या फर्रुखसियर को साथ मिला सैयद बंधुओं का, और 1713 में सैयद बंधुओं की मदद से इसने हत्या करवाई किसकी, जहांगीर शाह की। जहांगीर शाह की हत्या करवाई, और जहांगीर शाह की हत्या करवाकर अगला मुगल बादशाह बन गया कौन, फर्रुखसियर। तो चलिए हम अब अगला मुगल बादशाह पढ़ेंगे कौन, फर्रुखसियर। चलिए दोस्तों अगला मुगल बादशाह पढ़ेंगे अपन क्या, फर्रुखसियर। जो कि मुगल बादशाह बना 1713 में और इसका शासनकाल चला 1719 तक। दोस्तों सबसे पहला काम इसने क्या किया, क्योंकि जहांगीर शाह किसकी मदद से मुगल बादशाह बना था, जुल्फिकार खान और असद खान की मदद से, इसीलिए इसने जुल्फिकार खान और असद खान की हत्या करवा दी। और इसीलिए ये जाना जाने लगा किस नाम से, घृणित कायर के नाम से। क्योंकि ये सैयद बंधुओं की मदद से ये क्या बना था, भारत का अगला मुगल बादशाह बना था। इसीलिए इससे खुश होकर इसने क्या किया, अपना वजीर किसको नियुक्त कर दिया, अब्दुल्ला खान को। और अपना सेनापति किसको नियुक्त कर दिया, अब उसी के छोटे भाई हुसैन अली खान को। कहने का मतलब है सारी की सारी पावर अभी किसके पास में आ गई, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान को। ध्यान रखेंगे मुगल काल में सेनापति को क्या कहा जाता था, मीर बख्शी। तो सारी की सारी पावर किसके पास आ गई अब, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान के पास। और नाम का मुगल बादशाह बनकर रहा कौन, फर्रुखसियर। लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों से अब इनसिक्योरिटी होने लगी किसको, फर्रुखसियर को। इसीलिए इसने क्या किया, चिनकिलिज खान को दक्षिण भारत के 6 सूबों की सूबेदारी सौंप दी। चिनकिलिज खान जो क्या कहलाता है, निज़ाम उल मुल्क। इसका वास्तविक नाम क्या है, निज़ाम उल मुल्क। इसने चिनकिलिज खान को दक्षिण भारत के 6 सूबों की सूबादारी सौंप दी। और लेकिन अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान अपने ऊपर से इसका ध्यान हटाने के लिए, इसको खुश करने के लिए इसने क्या किया, छोटे भाई अब्दुल्ला खान के छोटे भाई हुसैन अली खान ने मारवाड़ के या
मारवाड़ पर आक्रमण किया। और अजीत सिंह के पुत्री, अजीत सिंह की पुत्री के साथ ही किसका विवाह करवा दिया? फर्रुख शेर का करवा। इसने मारवाड़ जाकर क्या किया? मारवाड़ पर आक्रमण किया और अजीत सिंह की पुत्री का विवाह किससे करवा दिया? फर्रुख शेर से करवा दिया। अगर फर्रुख शेर के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि की बात की जाए तो इसको सबसे बड़ी जीत या उपलब्धि किसके विरुद्ध मिली थी? सिखों के विरुद्ध मिली थी। इसने 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को गुरदासपुर पंजाब नामक स्थान पर क्या किया? इसने बंदा बहादुर को पराजित किया। और उसे बंदी बना लिया। और बंदी बनाकर कहाँ लेके आ गया? दिल्ली में लेके आ गया और बहुत सारी यातनाएं दी गई, जिसके कारण क्या हुआ? 1716 में बंदा बहादुर की मृत्यु हो गई। यातनाओं के कारण इसकी क्या हुई? मृत्यु हुई। ये इसके जीवन काल की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि इसको सिखों के विरुद्ध क्या मिला? सफलता हासिल हुई। लेकिन दोस्तों, इसके शासनकाल में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कहाँ आया? या अंग्रेजों के लिए टर्निंग पॉइंट कहाँ आया था, या ब्रिटिशर्स के लिए टर्निंग पॉइंट कहाँ आया? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसके पैर में एक बार क्या हुआ था? फोड़ा हो गया था। और भारत के सभी वेद और वेदों के द्वारा क्या हुआ था? इसका इलाज किया गया, लेकिन कोई भी इसका इलाज करने में सफल नहीं रहा। इसीलिए इसके दरबार में एक अंग्रेज या ब्रिटिश डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर को भेजा गया, जिसका नाम क्या था? डॉक्टर विलियम हैमिल्टन को भेजा गया। डॉक्टर विलियम हैमिल्टन इसके दरबार में आया और इसको एकदम बढ़िया से ठीक कर दिया। इसको ठीक किया, किसको? फर्रुख शेर को। और इसीलिए इसने अंग्रेजों के लिए क्या किया? एक स्वर्णिम फरमान दे डाला अंग्रेजों को। इसने क्या किया? 1717 में अंग्रेजों के लिए क्या किया? एक स्वर्णिम फरमान दे डाला, या गोल्डन ऑर्डिनेंस। गोल्डन ऑर्डिनेंस दे डाला, जिसके तहत क्या था कि अंग्रेजों को बिना किसी कर दिए, बिना किसी सीमा शुल्क दिए पूरे के पूरे बंगाल में क्या था? कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे डाला। और तभी से ये स्वर्णिम फरमान अंग्रेजों के लिए क्या कहलाया? मैग्ना कार्टा, या मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिशर्स। यही कहलाया अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा। पूरे के पूरे बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का क्या अधिकार दे डाला। ध्यान रखेंगे दोस्तों, मैग्ना कार्टा क्या होता है? तो ब्रिटेन के राजा ने 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के जनता के लिए कुछ मौलिक अधिकारों को लिखा था, या कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए थे। जब किसी भी मौलिक अधिकार की या किसी भी अधिकार की बात होती है तो हम वर्ड यूज़ लेते हैं क्या? मैग्ना कार्टा। इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है?
तो ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्या कहलाता है, हमारे मौलिक अधिकार, जो कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा क्या कहलाता है, हमारे मौलिक अधिकार। तो ये स्वर्णिम फरमान जारी कर दिया किसके द्वारा, फर्रुखसियर के द्वारा, और जो क्या कहलाया, टर्निंग पॉइंट कहलाया अंग्रेजों के लिए, क्योंकि अंग्रेजों को पूरे के पूरे बंगाल के अंदर बिना किसी टैक्स दिए व्यापार करने का क्या हुआ था, अधिकार मिल चुका था। इसके बाद दोस्तों इसी से इनसिक्योरिटी होने लगी कि किसको, सैयद ब्रदर्स को, कि भाई हमको ऐसा मुगल बादशाह चाहिए जो हमारे ही हाथों की कठपुतली बनकर शासन करे। इसीलिए सैयद बंधुओं ने क्या किया, एक साजिश रची, और उस समय भारत में मुगलों के सबसे बड़े दुश्मन ही कौन हुआ करते थे, मराठा हुआ करते थे। इसीलिए इन्होंने 1719 में क्या की, एक दिल्ली की संधि की, जिसको क्या कहते हैं, ट्रीटी ऑफ दिल्ली। या दिल्ली की संधि, जो किस किस के बीच में हुई, सैयद बंधु और उस समय मराठा शासक कौन था, छत्रपति शाहू महाराज। लेकिन शाहू महाराज ने क्या किया था, एक पेशवाई प्रथा चलाई थी, जिसमें प्रथम पेशवा को किसको बनाया गया था, बालाजी विश्वनाथ को। जो कि प्रथम पेशवा था, जो 1713 से लेकर 1720 तक पेशवा रहा, और उसके बाद में बालाजी विश्वनाथ की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। तो ये संधि हुई किस किस के बीच में, सैयद बंधु और बालाजी विश्वनाथ के बीच में। और बालाजी विश्वनाथ ने कहा कि भाई मैं आपकी फर्रुखसियर को मरवाने में क्या करूँगा, सहयोग करूँगा, और जब मराठा शासक मुगलों के खिलाफ आक्रमण करेंगे तो आप हमारी क्या करेंगे, मदद करेंगे। और दोनों जने राजी हुए, और इसी के तहत 1719 में फर्रुखसियर की हत्या करवाई गई। मराठा की मदद से। चलिए दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।